मित्रों नमस्कार। सॉलिड स्टडी में आपका स्वागत है। कहते हैं ना कि अगर आप अपने को तरासेंगे तो ये दुनिया आपको तलाशेगी। अर्थात अगर आप अपने मेहनत के दम पर अपने आप को सफल सिद्ध कर लेंगे तो ये दुनिया आपका अनुसरण करेगी और आपको फॉलो करेगी। और अगर आप नहीं सिद्ध हो पाते हैं तो आप अच्छी भी बात बताएंगे तो कोई आपकी बात को नहीं मानेगा, आपका अनुसरण नहीं करेगा। इसी एनर्जी के साथ आज हम लोग अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। तो मित्रों, हम लोग एनसीईआरटी के 60 नोट के तहत भूगोल का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोग भूगोल में कक्षा 6 की भूगोल का पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे। उसमें पाठ एक का हम लोग अभी तक अध्ययन किए हैं और आज हम लोग पार्ट 2 का अध्ययन अर्थात लेसन 2 का अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले मित्रों, हम लोगों को पार्ट 1 का एक सीरीज मिस हो गई थी, तो हम लोग इसमें इसी का अध्ययन कर लेते हैं। उसके बाद अपना लेसन 2 शुरू करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मित्रों, हम लोगों ने अभी तक इससे पूर्व के जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी, जो चंद्रमा है वो हमारी पृथ्वी के व्यास का, जो चंद्रमा आपका है मान लीजिए वो हमारी जो पृथ्वी है उसके व्यास का 1/4 है। मान लीजिए इसका व्यास हमारी पृथ्वी का 1/4 है। अगर पृथ्वी का व्यास 1 है तो चंद्रमा का व्यास 1/4 है। हम लोग व्यास के बारे में अध्ययन किए थे, यहाँ इस पॉइंट तक हम लोग पहुँचेंगे। अब उसी के आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। हम लोगों ने पिछले उसमें देखा भी था एग्जाम्पल मान करके कि अगर पृथ्वी का मान लीजिए व्यास 20 मीटर है तो चंद्रमा का व्यास 5 मीटर हो जाएगा। तो उसके आगे हम लोग अपने अध्ययन को आगे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए मित्रों, जैसा कि प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, फिर भी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी में पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। हम लोगों को ये ध्यान देना है मित्रों, क्योंकि हम लोग जो अपनी अध्ययन कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं ये कक्षा 6 के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, कक्षा 6 के लेवल से पढ़ रहे हैं। तो इसी हिसाब से हम लोगों को ध्यान देना है। पढ़ते समय हम लोगों को ये चीज़ ज़रूर याद रखना है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये क्लास 6 के अकॉर्डिंग है, नहीं तो हम लोग इसको और बहुत बेहतर ब्रॉड तरीके से अध्ययन कर सकते थे। लेकिन अभी हम लोग आगे इसको अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग ये देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए लगभग 8 मिनट लगता है, तो ये 8 मिनट जो होता है वो एग्जैक्ट में होता है मित्रों 8.19। कहीं कहीं 8 मिनट 16 सेकंड रहता है, लेकिन आप लोग 8 मिनट 19 सेकंड देखेंगे। ये 8 मिनट 19 सेकंड लगता है पूरा। मतलब हमें यही ध्यान देना है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना मिनट लगता है, तो लगभग 8 मिनट, लेकिन 8 मिनट 19 सेकंड ये होता है। कहीं कहीं 8 मिनट 16 सेकंड लिखा मिलता है, लेकिन अगर जहाँ पर 19 सेकंड होगा और 16 होगा तो आप लोग 19 ही मारिएगा। जबकि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। कितने का? 1.3 सेकंड का समय लगता है। तो कहने का मतलब हमारी जो पृथ्वी है उससे सूर्य काफ़ी दूर है, चंद्रमा नज़दीक है। चूँकि चंद्रमा हमारे पृथ्वी का वो परिक्रमा ही करता है, तो हमें ये याद रखना है। सूर्य वाला तो ज़्यादातर लोगों को याद रहता है, लेकिन वो चंद्रमा वाली दूरी कम लोगों को याद रहती है। तो आपको ये याद रखना है कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 1.3 सेकंड लगता है। वैसे ये हम लोगों को इसी में जान लेना है मित्रों कि चंद्रमा का खुद का अपना प्रकाश नहीं होता। उसके लिए हम लोग आगे अध्ययन करेंगे, तो चलिए देखते हैं, उसको बाद में देखेंगे। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने, जो पहले व्यक्ति ऐसे थे नील आर्मस्ट्रांग, जो 29 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखे थे व्यक्तियों। और मतलब मित्रों, ये हम लोगों को व्यक्ति में पहले ऐसे थे जो चंद्रमा पर कदम रखे थे। कब? 29 जुलाई 1969 को रखे थे। तो पहले व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग हम लोगों को ध्यान देना है। अब आगे देखते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच चक्कर लगाते हैं। बता रहे थे हमने कि जब हम लोग आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह पढ़ रहे थे सूर्य से दूरी के क्रम में, तो हमने बताया था कि इसके बीच में एक पट्टी है, जो छोटे छोटे क्षुद्र ग्रहों की एक पट्टी है। इसी को इधर मान लीजिए, यहाँ पर है मंगल आपका और ये है बृहस्पति। तो हम लोगों को यही ध्यान देना है कि क्षुद्र ग्रह मंगल, और क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच है? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच चक्कर लगाते हैं।
तो यही ये बॉर्डर बीच में मित्रों बना हुआ है, इसी को हम लोगों को ध्यान देना है। इसके इधर वाले ग्रह को अर्थात जो बाईं साइड में है इसको हम लोग आंतरिक ग्रह, और इधर वाले को जो दाहिने साइड में इसको हम लोग बाह्य ग्रह या बाहरी ग्रह कहते हैं। ये भी हम लोग पढ़े थे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को, जो उल्का पिंड होते हैं वो किसे उल्का पिंड कहते हैं? तो सूर्य के चारों ओर जो छोटे छोटे पत्थर के जो टुकड़े हैं चक्कर लगाया करते हैं उसी को उल्का पिंड कहते हैं। प्राचीन भारत में आकाश गंगा की कल्पना प्रकाश की एक बहती नदी के से की गई है। किससे की गई इसकी तुलना? प्राचीन भारत में आकाश गंगा की कल्पना जो की गई है वो प्रकाश की बहती एक नदी से की गई है। ये हम लोगों को याद रखना है। और हमारा सौरमंडल आकाश गंगा अर्थात मिल्क वे, जो हमारा सौरमंडल है वो आकाश गंगा, किस आकाश गंगा का? कई आकाश गंगाएं हैं, तो मिल्क वे, तो हमारा सौरमंडल आकाश गंगा मिल्क वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। शुक्र और यूरेनस, यूरेनस मतलब अरुण, शुक्र और यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह वामावर्त दिशा में अर्थात एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में, मान लीजिए घड़ी की सुई हम लोगों की ऐसे टिक 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 करती है तो इस साइड में तो ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है कि शुक्र और यूरेनस मतलब शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में मित्रों। शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो एंटी क्लॉकवाइज अर्थात वामावर्त में चक्कर लगाते हैं। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो चलिए हमारा पार्ट 1 की जो सीरीज ये छुटी हुई थी मित्रों, एक मिस हो गई थी, तो लेसन 1 जो हमारा है वो पूरा हुआ। अब हम लोग अपने लेसन 2 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए हमारा ये एक सीरीज मित्रों मिस हो गई थी, इसका हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। अब अपने लेसन 2 की ओर चलते हैं। तो चलिए हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आज हम लोग लेसन 2 में अपने भूगोल सीरीज के अंतर्गत लेसन 2 में मित्रों हम लोग देखेंगे कि कौन सा पार्ट है। तो ये यहाँ पर मिसप्रिंटिंग हो गया है, ये लेसन 2 रहेगा। लेसन 2 ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। ये जो अक्षांश एवं देशांतर होते हैं, जो अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं होती हैं, लेसन 2 में मित्रों हम लोगों को उसी के बारे में अध्ययन करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखो मान लीजिए मित्रों ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब किसे कहते हैं? पृथ्वी का एक छोटा प्रतिरूप होता है, उसी को हम लोग ग्लोब कहते हैं। तो ग्लोब पर जो इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव और इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो मित्रों जो इस पर क्षैतिज रेखाएं खींची जाती हैं अर्थात बेण जो रेखाएं खींची जाती हैं उसको हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और इस पर जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हुई जो रेखाएं खींची जाती हैं, इसका बारे में भी हम लोग आगे अध्ययन कर रहे हैं। इसको सिर्फ नॉर्मल हम लोगों को समझ लेना है। तो जो उत्तर से दक्षिण दिशा अर्थात उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हुई जो रेखाएं खींची जाती हैं इसको हम लोग कहते हैं देशांतर रेखाएं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। तो नॉर्मल सबसे पहले हम लोगों को ये परिभाषा जाने, ग्लोब किसे कहते हैं? पृथ्वी के प्रारूप को, जो पृथ्वी का प्रतिरूप होता है उसी को हम लोग ग्लोब कहते हैं। ग्लोब एक 3D आकृति होती है, आप लोग देखे होंगे अपने कक्षाओं में, स्कूल में। उसके बाद में अक्षांश किसे कहते हैं? ग्लोब पर क्षैतिज अर्थात लेटी हुई, ग्लोब पर क्षैतिज खींची गई काल्पनिक रेखाएं। हम लोगों को ये ध्यान देना मित्रों, ये जो रेखाएं जो खींची गई हमारी पृथ्वी पर ऐसी कुछ है नहीं, ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं। इसको हम लोग अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर अर्थात ऊपर से नीचे हुई सीधी रेखाएं खींची जाती हैं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हुई मित्रों, तो उसको हम लोग देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो ये हम लोगों को याद रखना है कि सबसे पहले यही जानना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हम लोग मित्रों ये देखते हैं कि जो हमारा इसमें का पार्ट शुरू होता है अक्षांश एवं देशांतर। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। अक्षांश एवं देशांतर में
तो चलिए हम बहुत लेट नहीं करेंगे, नहीं वीडियो हमारा बड़ा हो जाएगा। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो मान लीजिए जैसे कि आपका ये हमारा ग्लोब है या एक वृत्त है, तो कह रहा विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त मतलब जो केंद्र से होती हुई ये रेखा है, इसको हम लोग कहते हैं विषुवत वृत्त बना लेती है। तो यही जो ऊपर की एक रेखा होती है इसको हम लोग कहते हैं विषुवत वृत्त। ये विषुवत वृत्त है। अब इसमें देखिए विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। मान लीजिए ये हमारा विषुवत वृत्त हो गया, उसके बाद में इसे हम समांतर रेखाएं खींचते जाएंगे। कहाँ तक? ध्रुवों तक। एक ध्रुव आपका ये है और एक ध्रुव ये है, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ पोल, मतलब उत्तरी ध्रुव, और ये होता है साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। समांतर मतलब इनके बीच की दूरी बराबर होती है। उसके बाद में विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है। मतलब जो आपका ये वृत्त है, ये जो बीच में केंद्र से होता जाता है, इसको जीरो अंश देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो अंश अक्षांश रेखा कहते हैं। और जीरो अंश जो अक्षांश है इसी को हम लोग विषुवत वृत्त भी कहते हैं। यही ध्यान देना है कि जीरो अंश अक्षांश जो है वही हमारा विषुवत वृत्त है। तो ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। अब उसके बाद में देखिए मित्रों, हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए ग्लोब है, ये हमारे ग्लोब पर यही वाला जो हमारी रेखाएं ये विषुवत वृत्त हैं, इसी को हम लोग जीरो अंश अक्षांश कहते हैं। और ये भी ध्यान देना है, इसी को हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। अब क्या है कि भूमध्य रेखा से, ये हमें लिए ध्यान देना है, इसको हम भूमध्य रेखा ही बोलेंगे। आपको उसी को जानना है कि विषुवत वृत्त है, जीरो अंश अक्षांश है। तो भूमध्य रेखा से जो हमारी ऊपर की ओर अर्थात उत्तरी ध्रुव की ओर जो समांतर रेखाएं खींची गई हैं मित्रों, उसमें जो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश जो हमारी रेखा है इसको हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। और 23.5 अंश जो दक्षिणी अक्षांश रेखा है अर्थात दक्षिणी ध्रुव की ओर, उसको हम लोग कहते हैं मकर रेखा। और 66.5 अंश जो उत्तरी, जो 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा है इसको हम लोग कहते हैं उत्तरी ध्रुव वृत्त। और जो 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा है इसको हम लोग कहते हैं दक्षिणी ध्रुव वृत्त। अब इसके अंदर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो कटिबंध आते हैं हम लोगों के, वो कटिबंध मित्रों किस मतलब किस उसमें आते हैं। तो देखिए हम लोगों का जीरो अंश से लेकर 23.5 अंश के बीच में जो क्षेत्र आता है, ये वाला कहने का मतलब है। अब इसमें ये हमें ध्यान देना है कि ये उत्तरी 23.5 अंश उत्तरी और 23.5 अंश दक्षिणी दोनों को मिला करके, अर्थात 23.5 अंश उत्तरी से लेकर के 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच, मतलब जीरो से ऊपर 23.5 और जीरो से नीचे 23.5 के क्षेत्र को हम लोग उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध है ये हमारा। और उसके बाद में 23.5 अंश उत्तरी से लेकर के 66.5 अंश उत्तरी तक। और उसी प्रकार चलिए अभी पहले इसको देख लेते हैं। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर के 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच में जो हमारा ये वृत्त होता है मित्रों, इसको हम लोग कहते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? ये वाला पार्ट जो हमारा है, ये वाला, इसको हम लोग उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और उसी के जस्ट दक्षिण में अगर देखा जाए उतने ही अक्षांश के बीच में, अर्थात 23.5 से 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच में, इसको हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। तो ये हम लोगों को याद रखना है कि जितना अंश लगभग उत्तरी है उतना अक्षांश अगर हम दक्षिणी जाते हैं
तो उसी को दक्षिणी बोल करके वही कटिबंध, जैसे यहाँ पर उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा तो ये दक्षिण क्षेत्र में दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा। उसके ऊपर अगर हम लोग देखें मित्रों तो क्या है हमारा कि जो 66.5 से लेकर के जो यहाँ जहाँ आप देख रहे हैं 66.5 से लेकर के जहाँ ये दक्षिणी मतलब उत्तरी ध्रुव होता है उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं 90 अंश उत्तरी अक्षांश। क्या कहते हैं? 90 अंश उत्तरी अक्षांश जो हमारा पॉइंट होता है मित्रों। और दक्षिण में 90 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच में जो ये वाला हमारा क्षेत्र होता है, ये वाला क्षेत्र, इसको हम लोग कहते हैं, ऊपर वाले को उत्तरी शीत कटिबंध और नीचे वाले को दक्षिणी शीत कटिबंध कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोगों को कटिबंध और ये रेखाएं याद करनी है कि 23.5 अंश उत्तरी जो होती है अक्षांश रेखा को कर्क रेखा, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा और 0 अंश अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। और जो 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखाएं होती हैं उसको हम लोग दक्षिणी वृत्त के नाम से जानते हैं। तो यही हम लोगों को ध्यान देना है। आर्कटिक वृत्त अंटार्कटिक वृत्त के भी नाम से जाना जाता है, नहीं तो आप मिस कर जाएं। जैसे ये वाला जो है उसको आर्कटिक वृत्त और इसको अंटार्कटिक वृत्त भी कहते हैं। तो चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। जो हमारी 0 अंश ये वाली रेखाएं हैं इसको हम लोगों ने अध्ययन किया भूमध्य रेखा, और उसके बाद में 23.5 अंश जो है 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम लोग कहते हैं मकर रेखा, और 23.5 अंश जो उत्तरी होता है इसको हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और इसी प्रकार 66.5 अंश जो होता है उत्तरी, 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को हम लोग आर्कटिक वृत्त, और 66.5 अंश जो होता है दक्षिणी अक्षांश को हम लोग आर्कटिक वृत्त कहते हैं। नीचे अंटार्कटिक, चूंकि अंटार्कटिका है, ऊपर आर्कटिक वृत्त। और जो 90 अंश होता है 90 अंश उत्तरी, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ पोल अर्थात उत्तरी ध्रुव, और नीचे को कहते हैं साउथ पोल अर्थात दक्षिणी ध्रुव। तो ये हम लोगों को याद रखना है। रिवीजन के लिए मित्रों हम लोगों ने इसको रख लिया था। तो ये जो हमारा है ये हमारे प्रमुख वृत्त हो गए हैं और प्रमुख रेखाएं हो गई हैं। तो यही अक्षांश रेखाएं होती हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब इसमें हम लोगों को जो देखना है वो क्या है कि जैसे मान लीजिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब हम लोग देख लिए हैं, इसके बारे में पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। मान लीजिए हमारा ग्लोब है, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, तो यहाँ से मिलाने वाली ये रेखाएं जो हैं ये, और इधर से मिलाने वाली ये रेखाएं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अर्थात उत्तरी ध्रुव को ये नॉर्थ पोल है और ये हमारा है साउथ पोल। नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है मित्रों। तो चलिए जैसे देखते हैं कि ये क्या होते हैं? अर्धवृत्त होते हैं। क्या होते हैं? चूंकि मान लीजिए यहाँ से ये उत्तरी हो गया और ये दक्षिणी हो गया ध्रुव, यहाँ से ऐसे मिलाएंगे तो ये अर्धवृत्त ही होते जाएंगे इधर से। तो हम लोगों को ये ध्यान देना है अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। तो क्या ये अर्धवृत्त होते हैं। इनके बीच की दूरी ध्रुवों की ओर बढ़ने पर घटती है, तथा कह रहा है कि ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो घटती है, और ध्रुवों पर क्या होती है? पहुँचते पहुँचते शून्य हो जाती है। मान लीजिए ये हमारा है उत्तरी ध्रुव और ये हमारा है दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ से मित्रों हम ऐसे शुरू करते हैं, मान लीजिए यहाँ बनाना। तो जैसे यहाँ पर पहुँचते हैं यहाँ से, तो उसके बाद में फिर ऐसे पहुँचते हैं, फिर ऐसे मिल जाते हैं, फिर यहाँ से शुरू करते हैं ऐसे मिल जाते हैं, फिर यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये लोग हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा है ये रेखाएं लगभग मिली हुई हैं, और इसके बीच में यहाँ पर जो विषुवत रेखा है यहाँ पर सबसे ज़्यादा, चूँकि हमारी पृथ्वी थोड़ा चपटी लेकर के है तो यहाँ पर सबसे अधिक होती है, इनकी दूरी अधिक होती है, और जो कि ध्रुवों पर है वो सबसे कम होती है। अर्थात एकदम जो ध्रुव मेन ध्रुव पर 90 डिग्री पहुँचते तो ये शून्य हो जाती है। ये हम लोगों को याद किए रखना है। उसके बाद अक्षांश
रेखाओं की भिन्न समी देशांतर रेखाएं यमुनोत्तर की लंबाई की समान होती हैं। क्या होती हैं ये? यमुनोत्तर लंबाई की समान होती हैं। और जो हमारी अक्षांश रेखाएं से भिन्न सभी देशांतर, जो हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं मित्रों, ये हम लोगों को ध्यान देना है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है और यहाँ पर ये अक्षांश रेखाएं बनी हुई हैं। तो जैसे हमने की बात किया है कि हमारी पृथ्वी क्या है, थोड़ा से चपटी लेकर के है, ध्रुवों पर थोड़ा से चपटी है। इसके बारे में बात करेंगे क्यों है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी रेखाएं होगी अर्थात 0 अंश जो अक्षांश होगी वो सबसे अधिक होती है और ध्रुवों पर जो होती हैं वो सबसे छोटी होती हैं। तो यही हम लोगों को ध्यान देना है कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। तो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं, देशांतर रेखाएं बराबर होती हैं, लेकिन जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो 0 अंश, अक्षांश मतलब 0 अंश विषुवत रेखा पर सबसे अधिक और ध्रुवों पर सबसे कम, अर्थात विषुवत रेखा पर सबसे लंबी और ध्रुवों पर सबसे छोटी होती हैं, अर्थात सबसे कम लंबी होती हैं। ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। यही है 0 अंश देशांतर के प्रमुख कहते हैं 0 अंश जो देशांतर होता है मित्रों, ये हमारी रेखा, इसको हम लोग कहते हैं प्रमुख यामोत्तर रेखा कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है, प्रमुख यामोत्तर रेखा कहते हैं। यहाँ से 180 अंश पूर्व और 100 अंश पश्चिम गणना करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा यहाँ से यहाँ के पॉइंट को हम लोग मित्रों यहाँ से घूमने में यहाँ पर जो लगता है और यहाँ से यहाँ पर, इसको हम लोग क्या कहते हैं 180 अंश पूर्वी तथा 180 अंश पश्चिमी। तो ये जो हमारा है ये पश्चिमी साइड है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। ग्लोब में हम लोग बात कर लेंगे। और ये हमारा है पूर्वी, तो यही ध्यान देना है मित्रों। उसके बाद में 180 अंश पूर्व तथा 180 अंश पश्चिमी यामोत्तर एक ही रेखा होती है। क्योंकि मान लीजिए जैसे हम यहाँ से मित्रों शुरू करते हैं, मान लीजिए ग्लोब है, यहाँ से शुरू करते हैं तो ये वाले आगे है, इसके जस्ट पीछे वाली है मान लीजिए यहाँ। तो यहाँ पर जब घूम के मित्रों हम इस साइड में आते हैं तो यहाँ पहुँचते हैं, तो फिर भी इसे बैक साइड में, जस्ट बैक साइड में यहीं पर पहुँचते हैं। और यहाँ से चलते हैं फिर भी इसके बैक साइड में यहीं पर पहुँचे हैं। तो यही कहने का मतलब है कि 180 अंश पूर्व तथा 180 अंश पश्चिमी यामोत्तर रेखाएं जो होती हैं वो एक ही होती हैं। यही हम लोगों को ध्यान देना है। उसके अंदर अक्षांश रेखाओं की गणना 180, मतलब कहने का मतलब जो अक्षांश हमारी रेखाएं हैं, अगर ये पूछा जाता है पेपर में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो आप लोग बताएंगे कि अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है। क्यों? क्योंकि ये 0 अंश देशांतर है, इसके इधर 90 और इसके इधर 90, तो ये 90 मित्रों हो जाएगा। अगर 90 हम लोग काउंट करें तो ये हो जाएगा 180, और ये बीच वाली जो 0 अंश अक्षांश है एक ये, तो हो जाएगा 181। तो हम लोगों को यही ध्यान देना है कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो 181 हैं। आगे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी क्लास 6 के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं कि एक स्थिति ऐसी आती है, आगे आप लोग जब ज़्यादा गहराई से अध्ययन करेंगे कि इसकी संख्या 179 हो जाती है। कैसे? क्योंकि मान लीजिए यही पूछा जाता है कि ग्लोब पर अगर पूछा जाए, सही से देखा जाए तो ग्लोब पर पूछा जाए तो इसकी संख्या, ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होती है। क्योंकि 0 अंश जो 90 अंश उत्तरी ध्रुव और 90 अंश दक्षिणी ध्रुव हैं, ये पॉइंट के रूप में हो जाते हैं मित्रों। किस रूप में? ये बिंदु के रूप में हो जाते हैं, इसलिए इनको रेखा नहीं माना जाता है। तो अगर ग्लोब पर पूछा जाए ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 179 कहेंगे। और अगर ये पूछा जाता है कि मैप पर इसकी संख्या कितनी है, तो 181 कहेंगे। और नॉर्मल अगर पूछा जाए कि कितनी है, तो आप लोग 181 मार सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यही है अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है, देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि मान लीजिए 180 इधर हो जाता है और 180 इधर हो जाता है। चूँकि ये अर्धवृत्त होते हैं तो मिल करके एक वृत्त के रूप में हो जाते हैं। तो यही हम लोगों को ध्यान देना है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या, अभी आप लोग यही देखिए, अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है और देशांतर जो है, मान लीजिए अक्षांश आपकी संख्या कितनी है 181 और देशांतर की संख्या कितनी है 360। ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद में
दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितना होती है? 111 किलोमीटर होती है, लगभग एक अंश। कितना है? एक अंश। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी अर्थात दो अक्षांश रेखाएं जैसे खींची जाती हैं तो इनके अंदर 111 किलोमीटर के बीच की दूरी इनकी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। हम लोगों को यह ध्यान देना है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। जो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक भूमध्य रेखा पर होती है। मैंने बात किया है कि भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक ध्रुवों पर ये पहुंचते पहुंचते शून्य हो जाती है देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी। तो ये याद रखना है कि अक्षांश जो रेखाएं होती हैं उनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, लेकिन जो देशांतर रेखाएं होती हैं इनके बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। 180 अंश पूर्व और 180 अंश पश्चिमी यमुनोत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। बताया था, बात किया है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चक्कर लगाती है। हम लोगों को ध्यान देना है कि जो हमारी पृथ्वी है किस दिशा की ओर चक्कर लगाती है? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चक्कर लगाती है। अतः वह स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा, और जो ग्रीनविच से पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच से पीछे होगा। तो मान लीजिए मित्रों, जैसे ये देखना है आपको कि लंदन में अर्थात ब्रिटेन में एक इनका प्रयोगशाला बनी है। मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है और ये हमारी है विषुवत रेखा। तो यहीं पर मान लीजिए मित्रों हमारा ब्रिटेन है। ब्रिटेन जो है यहाँ पर है, तो यहीं से होती हुई एक रेखा की यहीं पर इनकी एक प्रयोगशाला थी। इसको नाम था ग्रीनविच। क्या नाम था? ग्रीनविच कह रहा है, यहीं कह रहा है। मान लीजिए यहाँ खींची हुई है एक रेखा। अब यहीं से समय ये बीचों बीच में लगभग है। कह रहा है कि जीरो, मतलब यही है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर दिशा की ओर होती है। यहाँ ले होगा ग्रीनविच के पूर्व में। पूर्व का मतलब होता है ये वाली जो दिशा है मित्रों, ये पूर्व हो गया और ये हो गया पश्चिम। तो कह रहा है कि ग्रीनविच से, जो ग्रीनविच से पूर्व में है उनका स्थान ग्रीनविच से आगे होगा। मान लीजिए ये जो हमारा इंडिया है यहाँ पर है मित्रों, जो हमारा भारत है, प्यारा भारत, वो यहाँ पर है। तो जो हमारा भारत है ये इससे पूर्व में है। तो कह रहा है कि जो पूर्व है उनका समय प्लस में होता है और जो पश्चिम में है इनके समय में घटोत्तरी होती है। मतलब इधर को आप बढ़ेंगे तो आपका समय बढ़ता जाएगा। इसीलिए हमारा भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। तो हम लोगों को यही ध्यान देना है, कितना है? 5.5 घंटा आगे है। तो यही कह रहा है कि जो ग्रीनविच से पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच से आगे होता है। तो हम लोग पूर्व में है तो हमारा समय आगे चलता है इनसे। मान लीजिए यहाँ पर 12 बजी रहेगी तो 5.5 घंटा उसका हम लोग आगे कर लेंगे ग्रीनविच से। तो ग्रीनविच कहाँ पर है? ग्रीनविच इंग्लैंड में है, लंदन में, अर्थात हम लोग ब्रिटेन लिख सकते हैं, ब्रिटेन में है। यह भी हम लोगों को याद रखना है। पहले एक प्रयोगशाला थी, यहीं से ग्रीनविच एक समय डिसाइड किया गया है जिससे भी उसका समय मानक समय निर्धारित किया जाता है। जो पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच से पीछे होता है। 180 अंश देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। जो कहने का मतलब इसका जो निर्धारण किया गया, कब किया गया? 1884 ईस्वी को वाशिंगटन डीसी मतलब अमेरिका की राजधानी है, वाशिंगटन में संपन्न एक सम्मेलन में किया गया। तो ये हम लोगों को याद रखना है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। 180 अंश देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, जिसका निर्धारण 1884 को वाशिंगटन के एक सम्मेलन में निर्धारित किया गया। तो यही हम लोगों को ध्यान देना है। तो अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1884 में 13 अक्टूबर को ही यह तय किया गया कि ग्रीनविच मीन टाइम दुनिया का मानक समय होगा। इसी सम्मेलन में डिसाइड कर लिया गया कि जो ग्रीनविच मीन टाइम है ये दुनिया का मानक समय अर्थात दुनिया का जो समय निर्धारित किया जाता है यहीं से किया जाएगा। चूँकि उस समय मित्रों पूरी दुनिया में इंग्लैंड का बोलबाला था। पूरी दुनिया में कहा जाता है ना कि अंग्रेजों के समय में सूरज नहीं डूबता था, तो ये लोग अपने हिसाब से जैसे जो चाहे वही डिसाइड किए। लगभग ये आगे भी थे हर चीज़ में। तो इसीलिए कब याद, ये हम समय याद रखना है कि 1884
13 अक्टूबर को ही यह तय किया गया कि जो ग्रीनविच है ये दुनिया का मानक समय होगा। कहाँ पर? वाशिंगटन, अमेरिका की राजधानी है, वहाँ पर ये डिसाइड किया गया। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं अपने अध्ययन को कि भारत में, जो हमारा इंडिया है, भारत में 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है। क्या है? देशांतर को मानक यमुनोत्तर माना जाता है। ये कब डिसाइड किया गया था? कंपनी कह रहा है कि 1802 में कंपनी के जॉन गेल्डी-हम द्वारा डिसाइड किया गया था। किसको? ये 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को। मान लीजिए मित्रों, ये हमारा है ग्लोब, यहाँ पर हमारा इंडिया है। तो ये हम लोगों को यही बता रहे हैं कि हमारा समय, मानक समय जो है वो कहाँ से है। तो यहाँ से है। अभी देखते हैं हम लोग कहाँ पर है ये। तो देखिए, भारत में गुजरात के द्वारका और असम के डिगबोई के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। चूँकि मित्रों जो हमारा मान लीजिए हमारा इंडिया, तो ये हमारा गुजरात है मित्रों, और ये यहाँ पर हमारा क्या है? असम है। तो यहाँ से कह रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में जो हमारा अंतर है टाइम, ये वाला बता रहे हैं कि मतलब गुजरात के द्वारका ये पॉइंट है मित्रों ना, द्वारका और असम के डिगबोई के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट, मतलब 1.25 घंटा का अंतर है। अब आगे देखते हैं। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 जोन में बांटा गया है। कितने जोन में? 24 जोन में। प्रत्येक प्रकार समय क्षेत्र 15 देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। कितने अंश को? 15 मतलब जो आपका 24 जोन बांटा गया है उसमें से एक जोन कितने को? 15 अंश देशांतर को घेरता है। रूस में 11 मानक समय। ये देखा जाता है दुनिया में सबसे ज़्यादा मानक समय किस देश में है? तो रूस में। चूँकि रूस बहुत बड़ा है, साइबेरिया क्षेत्र रूस का बहुत ही भारी है, इसीलिए रूस में अगर देखा जाए पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मानक समय कहाँ है? तो रूस में है। कितना है? 11 है। भारत की मानक समय देशांतर 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को माना जाता है, जो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर के नैनी से। मित्रों हम लोगों को ये ध्यान देना है कि पहले इलाहाबाद के अंतर्गत ही मिर्ज़ापुर हुआ करता था, लेकिन अब मिर्ज़ापुर एक स्वतंत्र जिला घोषित कर दिया गया है, जो एक जिला है मिर्ज़ापुर। तो अब आप लोगों को अगर दोनों ऑप्शन दिया है तो आपको इलाहाबाद नहीं मारना है, मिर्ज़ापुर ही मानना है। तो भारत की मानक समय रेखा अगर पूछा जाए किस जिले से होती है, तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होती है। जो मिर्ज़ापुर पहले इलाहाबाद का भाग था, मिर्ज़ापुर के नैनी से गुजरती है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए हम लोग, अब हमारा अध्ययन लगभग पार्ट 2 पूरा हो गया मित्रों। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट सीरीज में पार्ट 3 अर्थात लेसन 3 के बारे में अध्ययन करेंगे। मित्रों हमारा वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन हम लोगों का पार्ट 2 पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेसन 3 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए अपनी चर्चा को हम लोग यहीं के पास समाप्त करते हैं। आप लोग अपने रिवीजन को करते रहिए और अपने मुकाम को पाने के लिए दिन प्रतिदिन अग्रसर रहिए। इसी के साथ मित्रों, जय हिंद, जय भारत।